इटावा के कथावाचक और उनके साथ हुई घटना में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इस घटना को लेकर जातीय संघर्ष के आसार बनते दिख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कोई गंभीर घटना अभी तक नहीं घटी है, लेकिन जिस तरह बकेरगढ़ थाने के घेराव और वहाँ लगने वाले आपत्तिजनक नारे ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि अगर यहाँ प्रशासन और पुलिस ने सक्रियता न बरती तो इटावा में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि दादरपुर गांव जहाँ की ये उन कथावाचकों का चोटी काटी गई और उनको अपमानित किया गया, उस पर भी हमला करने का प्रयास हुआ और पुलिस द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना है। हालांकि इससे कोई अभी जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। निश्चित तौर पर कथावाचकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, ये निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से गलत है। किसी को भी कथा करने, कथा सुनने और कथा बोलने का अधिकार है, लेकिन और जो गलती जात को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने की, उनके बाल मूड़े, चोटी काटी, ये निश्चित तौर पर गलत था और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर उनके साथ जात के आधार पर भी अगर कोई धोखा हुआ था तो निश्चित तौर पर उन्हें कानून की शरण लेनी चाहिए और खुद को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये गलती ब्राह्मण समाज से हुई और अब लगभग वही गलती तथाकथित यादव समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने कथावाचकों के अपमान को लेकर 4 लोगों को जेल में भेजा है, उन पर मुकदमा कायम हुआ है। और जो फर्जी आधार कार्ड की बात आ रही है, उसको लेकर दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दायर किया गया है और संभवतः इसी मुकदमे को लेकर ही लोग सड़क पर उतरे और इस तरह का बवाल देखने को मिला। निश्चित तौर पर कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और न ही संविधान इस बारे में इजाज़त देता। लेकिन जो फर्जी आधार कार्ड की बात आ रही है, निश्चित तौर पर वो मामला भले ही आपको हल्का लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 आधार कार्ड के कारण ही
आजम खां पर भी एक मुकदमा चल रहा है और उनके एक विधायक पुत्र वो भी इसी मामले में कई बार जेल जा चुके हैं। उनका परिवार भी इन्हीं दो आधार कार्डों के आधार पर ही जेल भेजा गया। ये भी हालांकि आजम खां पे और भी कई तरह के मुकदमे हैं, लेकिन ये जो आधार कार्ड का मसला है ये भी एक गंभीर मसला माना जाना चाहिए। किस तरह से आपने फर्जी आधार कार्ड के सहारे लोगों को छलने का काम किया। समाज में तमाम कथाएं होती हैं, यहाँ तक कि मैं आपको उदाहरण दूँ, संत मोरारी बापू जो कि राम कथा के देश से ही में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी कथा चलती है, लेकिन किसी ने भी उनकी कभी जात पूछी हो। मैं आपको बता दूं कि वह ब्राह्मण समाज से नहीं है। तमाम ऐसे महामंडलेश्वर को मैं भी जानता हूं जो कि ब्राह्मण समाज से नहीं है। अभी भी आधार चेतन और तमाम जो हमारी बहनें और भाई कथा कर रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से नहीं हैं, लेकिन बाकायदा लोग उनकी कथा को सुनने आते हैं और कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता कि वो किस जात से। अगर पहले पक्ष ने उनकी चोटी याद करके अपमानित करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर जो दूसरा पक्ष है उसने भी दो आधार कार्ड बनाकर निश्चित तौर पर न सिर्फ कानून की अवहेलना की है, बल्कि समाज को जात के आधार पर छलने का भी काम किया। किस तरह से गैर ब्राह्मण समाज के कथावाचक इस बात के लिए अपनी कथाओं में आलोचना करते हैं कि ब्राह्मण समाज ने किस प्रकार समाज में विद्वेष फैलाया, और जब आप आधार कार्ड के सहारे वही ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी दोगली प्रवृत्ति भी यहाँ सामने आती है। वैसे ये मसला पूरी तरह से सामाजिक था, इसमें राजनीति को नहीं घुसना चाहिए था, लेकिन चूंकि राजनीति घुसी तो निश्चित तौर पर ये बात अब दूर तक जाएगी और ये बात राजनीतिक होती जाएगी। जिस तरह अखिलेश यादव ने कथावाचकों का अपने यहाँ बुलाकर सम्मान किया, निश्चित तौर पर राजनीतिक दल होने के नाते अगर किस समाज के किसी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा हो, उस पर आवाज़ उठाना राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों का ये दायित्व है। लेकिन जिस तरह का आचरण उन कथावाचकों ने किया, फर्जी आधार कार्ड के बल पर वो ब्राह्मण बने, उसकी भी आलोचना इन राजनेताओं को जरूर करना चाहिए। अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, वो इस बात की तो आलोचना कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों को कथा नहीं करने दिया जाता, जो कि मैंने आपको उदाहरण सहित बताया कि ये गलत है।
क्योंकि अगर किसी में योग्यता है तो उसकी जात महत्व नहीं रखती। लोग उनकी कथा को सुनना चाहते हैं। आधार चेतन जो कथा कहते हैं, ये भले ही हो कि उनकी कथा को अधिकांश यादव लोग करवाते हैं, वो ही उनके आयोजक होते हैं, लेकिन सुनने वालों के भीड़ में अन्य जात के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, ये याद रखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर जिस प्रकार आलोचना की, मैं भी उन कथावाचकों की अपमान की भर्त्सना करता हूँ कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का आचरण करे। लेकिन इस बात की भी मैं आलोचना करता हूँ कि उन्हें फर्जी आधार कार्ड के आधार पर खुद को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ चूँकि मैंने जैसा आपको ब्लॉग के प्रारंभ में बताया कि जाति संघर्ष की ओर समाज बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जिस तरह के प्रदर्शन हुए वहाँ पर, और इसके जवाब में सोशल मीडिया पर जिस तरह से दूसरे वर्ग के लोग भी एकजुट हो रखे हैं, यहाँ अब सरकार की भूमिका मैना होती है। सरकार कानून का पालन करे और किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात को देखें। और जो भी लोग कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, जात और संप्रदाय से क्यों न जुड़े। इसी कानून व्यवस्था को लेकर ही जो प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो कानून व्यवस्था को लेकर है। इतने दिनों से जो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हैं, उसका भी कारण सिर्फ कानून व्यवस्था है। निश्चित तौर पर ऐसी कोई स्थिति निर्मित न हो जिसके लिए कभी उत्तर प्रदेश या बिहार जाना जाता था। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि न सिर्फ इसको लेकर दोनों वर्गों के बुद्धिजीवी लोग संयम बरतेंगे, इस लड़ाई को कानूनी लड़ाई के अनुसार लड़ेंगे, न कि जात के बल पर उद्वेलित कर अपनी राजनीति साधेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, इन जाति लड़ाई से हो सकता है किसी राजनीतिक दल या आद का भला भले ही हो जाए, लेकिन समाज का बहुत नुकसान होता है। और संभवतः समाज का नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई आसानी से पूरी नहीं की जा सकती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।